नमस्कार साथियों, डीएस एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर सुदेश कांत तेजा आपके लिए लेकर चल रही हूँ टीसीटी पीजीटी का निशुल्क कोर्स। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और साथ ही अपने दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि जिन तक ये वीडियो पहुंचनी चाहिए या सभी तक हिंदी साहित्य जो भी पढ़ रहे हैं उन तक ये वीडियो पहुंचे ताकि आगामी परीक्षाओं में सभी इन वीडियोस का लाभ उठा सके। हम लोगों को आपके कमेंट्स मुझे बहुत पसंद आई। आप लोग बहुत बारीकी से मेरी वीडियोस देख रहे हैं और कुछ लोगों के कमेंट्स आ रहे थे कि हम नोट्स भी बना रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है कमेंट्स को पढ़कर। एक डाउट मुझे आया था और वो सही भी था। मुझे नहीं पता कि कैसे मेरी स्मृति से वो चला गया। जब मैं आपको पढ़ाने आती हूँ उससे पहले कई किताबों का मैं नोट्स बनाती हूँ। कई किताबों से लेके मैं नोट्स बनाती हूँ। प्रामाणिक ही किताबें हैं, प्रामाणिक ही नोट्स हैं। उन सब से एक अलग से नोट्स तैयार करती हूँ, तब आपको पढ़ाने के लिए आती हूँ, टू द पॉइंट के लिए। हुआ ये कि जब हमने पढ़ाया था मौलवी करीमुद्दीन जी को गारसादा तासी के इतिहास का, जिसने उर्दू में अनुवाद किया था, उसमें हमने पढ़ा दिया था वहां पर 19 क्या कहते हैं जो रचनाकारों का वर्णन है हिंदी के, वहां पे हमने 68 कराया था, जबकि 68 सही नहीं है। मेरे नोट्स में भी वहां पे 62 लिखा हुआ था और 62 ही सही है। हालांकि कुछ किताबों में 60 मिल जाता है लेकिन 60 सही नहीं है, ये 62 ही सही है। ये मुझसे त्रुटि हो गई थी। तो जिसने भी जो भी आगे ये वीडियो देखेंगे या इससे पहले जब आप शुरू में तीसरे नंबर की जब आप वीडियो देखेंगे जिसमें गारसादा तासी को हमने पढ़ाया है, तो उसमें आप सुधार कर लीजिएगा। ये त्रुटि मुझसे हुई थी कि वहां पे मैंने जो हिंदी के रचनाकार दिए थे वो 68 दिए थे, जबकि 68 ना होकर ये जो हिंदी के रचनाकार हैं 62 हैं। तो ये था हम लोगों का जो डाउट था। एक कल के उसमें एक तथ्य छूट गया था जब हम राम कुमार वर्मा जी के इतिहास को पढ़ रहे थे, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास में। ये तथ्य चूंकि महत्वपूर्ण था और आज जब मैं दोबारा से रिवीजन कर रही थी तब मुझे वो तथ्य मेरे सामने आया। वो था कि हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास कितने प्रकरणों में विभक्त है। तो हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास जो राम कुमार वर्मा जी का अपूर्ण इतिहास ग्रंथ था, ये 7 प्रकरणों में विभक्त है। क्योंकि यहां से प्रश्न डेफिनेटली बन जाएगा, वैसे नहीं बनेगा, सीधे सीधे प्रश्न नहीं बनेगा। तो जो हमारा प्रश्न बनता है कि सही विकल्प नहीं है, इस तरह के प्रश्नों में ये प्रश्न बन जाएगा। ये थी हम लोगों की अब तक के डाउट जो हमने पिछले वीडियोस में जो हमें आपकी कमेंट्स के अनुसार हमें पता चला कि हमने कहाँ त्रुटि की है। और आप सबके मैं आभारी हूं कि आपने अवगत कराया कमेंट बॉक्स में मैसेज देके। चलिए आज ज्यादा समय व्यर्थ ना करते हुए अब हम चलते हैं, क्योंकि हिंदी साहित्य के इतिहास के हम समापन की ओर हैं। एक और वीडियो आएगी, 1 या 2 में ये कंप्लीट हो जाएगा। आज हम देखेंगे हिंदी साहित्य के अगले इतिहासकार। कल हम लोगों ने देखे थे राम कुमार वर्मा जी। इससे पहले वीडियोज में राम कुमार वर्मा, आपके हजारी प्रसाद द्विवेदी और डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त जी को हमने देखा था। इसी के साथ में अगली कड़ी में हम लोग देख रहे हैं डॉक्टर नगेंद्र जी को। डॉक्टर नगेंद्र जी के विषय में हमने जानेंगे कि इन्होंने जो इतिहास लिखा है, डॉक्टर नगेंद्र जी का जो इतिहास है हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य का इतिहास, इसका जो समय है 1973 ईस्वी है। आगे है, यह एक संपादित इतिहास ग्रंथ है। डॉक्टर नगेंद्र जी का जो ये इतिहास है, ये एक संपादित इतिहास ग्रंथ है। इन्होंने ये स्वयं इतिहास नहीं लिखा है, इसके कुछ भाग डॉक्टर नगेंद्र जी ने लिखे हैं, बाकी का संपादन किया है कई अनेक लेखकों से। कम से कम भी नहीं तो 16, 17, 18 या 19 लेखकों से इन्होंने ये इतिहास ग्रंथ अलग अलग खंडों में लिखवाया। जैसे आदिकाल किसी ने लिख दिया, चारण काल किसी ने लिखा है, रीतिबद्ध किसी ने लिखा है, आगे जाके छायावाद, भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, काव्य, गद्य, ये अलग अलग लेखकों ने लिखा है। लेकिन इन्होंने क्या किया है, डॉक्टर नगेंद्र जी ने ये संपादित ग्रंथ किया है। इसको संपादित ग्रंथ है, इसके संपादन 2 व्यक्ति हैं। डॉक्टर नगेंद्र अकेले नहीं है, वैसे अकेले में डॉक्टर नगेंद्र ही आते हैं, लेकिन इनके साथ में जो सहयोगी संपादक के रूप में है, प्रधान संपादक डॉक्टर नगेंद्र जी हैं और सह संपादक के रूप में इसमें डॉक्टर हरदयाल जी भी हैं। इसके बाद में हम बात करते हैं कि इस इतिहास की भूमिका, देखिए यहां महत्वपूर्ण है, इस इतिहास की भूमिका, काल विभाजन और नामकरण,
रीतिकाल की उपलब्धियां, उपसंहार डॉक्टर नगेंद्र ने लिखे हैं। महत्वपूर्ण हो जाता है कई बार, क्योंकि बहुत नवीन प्रश्न आजकल आयोग बनाने लगा है कि यही प्रश्न हो सकता है कि डॉक्टर नगेंद्र ने अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में जो संपादित ग्रंथ है उनका, उसमें किसका लेखन नहीं किया है या लेखन किया है। तो उन्होंने जो लेखन किया है या उन्होंने जो अपने इतिहास ग्रंथ में लिखा है, जो इनका इतिहास ग्रंथ है हिंदी साहित्य का इतिहास, उसकी भूमिका इन्होंने लिखी है। किसी भी किताब की भूमिका का उद्देश्य ये होता है कि उस किताब में जो भी इतिहास ग्रंथ है, कोई भी जो आगे नाटक कहानी होती है, जो उसकी हम भूमिका पढ़ लेते हैं, उसमें हमें पता लग जाता है कि आगे इस कहानी में क्या है। एक तरीके से भूमिका होती है ट्रेलर। जैसे हम मूवी देखते हैं, जो भी हम फिल्म देखते हैं, उसका जब हम ट्रेलर देख लेते हैं तो हमें पता चल जाता है कि हाँ, इस मूवी में ये चीजें हैं, इस मूवी का उद्देश्य ये है, तो हमें देखनी चाहिए कि नहीं देखनी चाहिए। इसी तरह जो इतिहास ग्रंथ होते हैं, उनकी जो भूमिका होती है, उसमें हमें पता लग जाता है कि इस इतिहास ग्रंथ में किस तरह के तथ्यों का संकलन किया गया है। तो इतिहास की भूमिका, उसका जो हिंदी साहित्य का इतिहास है, इसका काल विभाजन और इसका जो नामकरण है, क्या क्या नाम है, जैसे पुनर्जागरण, इस तरह के जो नामकरण है वो। रीतिकाल की उपलब्धियां, जो रीतिकाल है डॉक्टर नगेंद्र के इतिहास में, उसमें जो उपलब्धियां वाला जो टॉपिक है या कहें जो बिंदु है, उस बिंदु को डॉक्टर नगेंद्र ने लिखा है। और जो उपसंहार है, उपसंहार होता है कि जैसे शुरू में ट्रेलर है, बाद में उपसंहार में ये हो जाता है कि हमने पूरे इतिहास का निचोड़ क्या है, ये उपसंहार होता है। तो ये सब जो तथ्य हैं, ये डॉक्टर नगेंद्र जी ने अपने इतिहास में लिखे हैं, बाकी का इतिहास इन्होंने संपादित किया है। यह इतिहास ग्रंथ 17 अध्यायों में विभक्त है। महत्वपूर्ण हो जाता है जब कथनों में, ये सही कथन वाले प्रश्नों में जब प्रश्न बनता है कि सही कथन है या नहीं है वाले प्रश्नों में, इसलिए इनको बहुत विस्तृत पढ़ना पड़ रहा है हम लोगों को। यह इतिहास ग्रंथ 17 अध्यायों में विभक्त है। आगे है, संपादित होने के कारण इसमें इतिहास बोध की समस्या बनी हुई है। कई बार क्या होता है कि हम सीधे सीधे नहीं कह सकते कि ये इतिहास ग्रंथ ही है, क्योंकि कुछ ना कुछ इतिहासों में त्रुटियां भी रही हैं, जो दोष हैं वो भी रहे हैं। तो इसका जो दोष है, इसका दोष ये है कि ये जैसे इन्होंने संपादित कराया है, किसी ने रीतिबद्ध लिखा, किसी ने निर्गुण संप्रदाय लिखा, किसी ने प्रेमाश्रयी शाखा को लिखा। तो उसमें क्या है कि जैसे जैसे जो विद्वान थे, जो जिनको इन्होंने काम दिया था डॉक्टर नगेंद्र जी ने, हालांकि बहुत पराकाष्ठा परक विद्वान थे, लेकिन सबकी अपनी अपनी समझ थी। इसके अनुसार इसमें कहीं ना कहीं इतिहास बोध की त्रुटि नजर आती है। तो ये है, इतिहास बोध की समस्या बनी हुई है इस इतिहास ग्रंथ में। आगे है, ये कथन है, देखते हैं। यह इतिहास एक संपादित ग्रंथ है जिसका संकलन अनेक लेखकों के सहयोग से हुआ है, और यह लेखक भी समान साहित्य दृष्टि से अनुप्रेरित किसी एक संघ के सदस्य न होकर अपने अपने विषय के विशेषज्ञ स्वतंत्र समीक्षक हैं। तो ये जो कथन है, ये डॉक्टर नगेंद्र जी का ही कथन है और उनके इतिहास ग्रंथ से है। क्या कहा है, पुनः देख लेते हैं। यह इतिहास एक संपादित ग्रंथ है जिसका संकलन अनेक लेखकों के सहयोग से हुआ है, क्योंकि अनेक लेखकों ने सहयोग किया है तभी इसका संपादन डॉक्टर नगेंद्र ने किया है। और यह लेखक भी समान साहित्य दृष्टि से अनुप्रेरित किसी एक संघ के सदस्य न होकर अपने अपने विषय के विशेषज्ञ स्वतंत्र समीक्षक हैं। ये डॉक्टर नगेंद्र कह रहे हैं, क्योंकि इन्होंने जो ये सदस्य लिए थे, ये अपने अपने क्षेत्र के, जैसे कि भगीरथ मिश्र जी को रीति काल का क्षेत्र दिया, वो अपने क्षेत्र के विशेषज्ञ थे। तो इस तरह से है। ये कथन कई हो सकता है प्रश्न में बने, इसीलिए हम इसको लेकर आए हैं। आगे देखते हैं अन्य पुस्तकें। अन्य पुस्तकों में हम डॉक्टर नगेंद्र जी की पुस्तक की बात कर रहे हैं। हिंदी वांग में 20वीं शताब्दी, हिंदी वांग में 20वीं शताब्दी, ये डॉक्टर नगेंद्र जी की किताब है। इसी के साथ में एक दूसरी किताब है डॉक्टर नगेंद्र जी की, रीति काव्य की भूमिका। रीति काव्य की जो भूमिका है, ये भी डॉक्टर नगेंद्र जी की ही पुस्तक है। आगे अगला है कि रीति काव्य की भूमिका और महाकवि देव, रीति काव्य की भूमिका और महाकवि देव विषय पर डॉक्टर नगेंद्र जी ने 1948 ईस्वी में शोध पूर्ण किया था। तो ये डॉक्टर नगेंद्र जी का है। हो सकता है यहां से प्रश्न बन जाए कि डॉक्टर नगेंद्र, ये देखे रीति काव्य की भूमिका और महाकवि देव किसकी पुस्तक है, तो ये भी डॉक्टर नगेंद्र जी की ही पुस्तक है, क्योंकि इस पर इन्होंने शोध कार्य किया था। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। आगे चलते हैं, रामस्वरूप चतुर्वेदी जी को देखते हैं।
चलिए, आप यकीन मानिए यहां से जहां से आप पढ़ रहे हैं कई तथ्यों का, कई प्रामाणिक पुस्तकों का संकलन है, तो प्रश्न यहां से बहुत अधिक बनने की संभावना है। लेकिन खुशी होती है कि जब आप बहुत मतलब एक तरीके से हर वीडियो को, हर एक छोटे छोटे बिंदु को बहुत अच्छे से समझ के पढ़ रहे हैं। वैसे मैं पूरा प्रयास करती हूँ कि कहीं त्रुटि ना रहे, लेकिन उसके बाद भी भूल चूक हो ही जाती है, क्योंकि तथ्य कहीं कहीं किताबों में अलग दिए होते हैं, लेकिन ये जो तथ्य था 62 वाला, ये बिल्कुल सही था आपका, बस मुझसे पता नहीं कहाँ त्रुटि हुई। चलिए चलते हैं आगे, देखते हैं अगले इतिहासकार रामस्वरूप चतुर्वेदी जी। डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी, डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी, डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी, इनका इतिहास देख लेते हैं। हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास, हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास, इसका समय है 1986 ईस्वी, 1986 ईस्वी, ये इनका इतिहास है। आगे देखते हैं। इस इतिहास ग्रंथ में, इस इतिहास पर चतुर्वेदी जी को, इस इतिहास पर चतुर्वेदी जी को सन 1996 ईस्वी में व्यास सम्मान मिला था। पूरे 10 वर्ष बाद इस इतिहास ग्रंथ को या कहे रामस्वरूप चतुर्वेदी जी को व्यास सम्मान से पुरस्कृत किया गया था, व्यास सम्मान मिला था। महत्वपूर्ण तथ्य हो जाता है, पहला इतिहास है जिसको व्यास सम्मान मिला है। आगे देख लेते हैं दूसरी रचना, रामस्वरूप चतुर्वेदी जी की ही दूसरी रचना है, हिंदी गद्य विन्यास तथा विकास, हिंदी गद्य विन्यास, हिंदी गद्य विन्यास तथा विकास, ये भी रामस्वरूप चतुर्वेदी जी का इतिहास है। आगे बढ़ते हैं, इनके विषय में तथ्य जानते हैं रामस्वरूप चतुर्वेदी जी के। रामस्वरूप चतुर्वेदी जी का इतिहास, रामस्वरूप चतुर्वेदी जी का इतिहास, रामस्वरूप चतुर्वेदी जी का इतिहास समन्वयात्मक इतिहास है, समन्वयात्मक यानी कि सामंजस्य जिसमें होता है, समन्वयात्मक इतिहास है। इन्होंने अपने इतिहास दर्शन में, यानी कि रामस्वरूप चतुर्वेदी जी ने, इन्होंने अपने इतिहास दर्शन में, इन्होंने अपने इतिहास दर्शन में तीन तथ्यों का उपयोग किया है। तीन तथ्यों का उपयोग किया है। तथ्य कौन कौन से हैं? पहला तथ्य है विधेयवादी, विधेयवादी या प्रत्यक्षवादी, या प्रत्यक्षवादी। ये जो लेखन शैली है, विधेयवादी पद्धति कहीं या प्रत्यक्षवादी जो पद्धति है, ये इन्होंने शुक्ल जी से ग्रहण की है, शुक्ल जी के अनुकरण पर, शुक्ल जी के अनुकरण पर।
अनुकरण पर इन्होंने इस पद्धति को लिया है। दूसरी जो शैली या पद्धति है या जो तथ्य है दूसरा, वो है परंपरावादी। परंपरावादी, और ये जो इन्होंने लिया है, ये परंपरावादी, आपको ध्यान आ गया होगा, ये इन्होंने हजारी प्रसाद द्विवेदी जी से लिया है। क्योंकि अभी पीछे हमने पढ़ा था, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने परंपरावादी पद्धति पर अपना इतिहास लिखा है। समाजशास्त्रीय पद्धति पर भी है उनका, हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुकरण पर, यानी कि उनके इतिहास को पढ़कर ही इन्होंने अनुकरण पर इन्होंने ये लिखा है। तीसरी पद्धति तीसरा जो तथ्य है वो देख लेते हैं हम। तीसरा तथ्य है साहित्यकार के व्यक्तित्व। इनका जो इतिहास ग्रंथ है, हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास, इसमें इन्होंने साहित्यकार के व्यक्तित्व को भी महत्व दिया है। साहित्यकार के व्यक्तित्व, ये है। आगे बढ़ते हैं, अगला तथ्य देखते हैं। बिहारी को इन्होंने, अगला तथ्य है, बिहारी को इन्होंने अद्भुत समाहार क्षमता वाला कवि बताया है। क्षमता वाला कवि बताया है। आगे देखते हैं, अगली परिभाषा देखते हैं किसने दी है। परिभाषा है कवि का काम यदि, देखते हैं, संसार को समझना, संसार को समझना दर्शन का काम है। संसार को समझना दर्शन का काम है। उसे बदलना राजनीति का, और उसकी पुनर्रचना साहित्य का दायित्व है। साहित्य का दायित्व है। ये जो कथन है, ये कथन है डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी। डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी। आगे देखते हैं। अच्छा चलिए देखते हैं, अगली एक और परिभाषा देख लेते हैं। आचार्य शुक्ल ने अपने इतिहास के आमुख में, यानी कि भूमिका जो होती है अपने इतिहास के आमुख, यानी जिसे लेखक खुद लिखता है। इतिहास शुरू होने से पहले कि जो 2-3 पृष्ठ होते हैं उनको इतिहास खुद लिखता है, और अंतिम में इतिहासकार का नाम होता है, उसको आमुख भी कहते हैं। आमुख में जनता की चित्तवृत्ति के परिवर्तन की बात कही थी। परिवर्तन की बात कही थी। ये जो कथन है ये भी डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी जी का है। डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी। चलिए देखते हैं,
डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी, इनका जो इतिहास ग्रंथ है हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास, इसका प्रकाशन जो हुआ था 1986 ईस्वी में हुआ था, ये प्रकाशित हुआ था। आगे है, इस इतिहास पर चतुर्वेदी जी को सन 1996 ईस्वी में व्यास सम्मान मिला था। ये पहला इतिहास ग्रंथ है जिसे 1996 ईस्वी में व्यास सम्मान मिला था। आगे है, रामस्वरूप चतुर्वेदी जी की दूसरी रचना है हिंदी गद्य विन्यास तथा विकास। रामस्वरूप चतुर्वेदी जी की कई बार प्रश्न बन जाता है कि ये किसकी रचना है, किसकी रचना नहीं है। तो ये जो रचना है हिंदी गद्य विन्यास तथा विकास, ये भी रामस्वरूप चतुर्वेदी जी की है। आगे है, रामस्वरूप चतुर्वेदी जी का इतिहास समन्वयात्मक इतिहास है। जैसे कि सामंजस्यवादी, सामंजस्य का कवि तुलसीदास को कहा गया है, इसी तरह समन्वयवादी, समन्वयवादी का मतलब होता है कि कई तथ्यों का समन्वय करने, उतार चढ़ाव वाली चीजों का भी, या जहां पे दो चीजें विरोध करती हैं उनका भी जब सामंजस्य बिठा के किसी तथ्य को लिखा जाता है तो वो समन्वय होता है। यानी कि समझौता करना या समन्वय करना, दो धाराओं को या दो जो विपरीत धारणाएं हैं उनको एक जगह जब लाया जाता है तो उसमें सामंजस्य या समन्वय बिठाना होता है। तो इनका जो ये इतिहास ग्रंथ है रामस्वरूप चतुर्वेदी जी का, वो समन्वयात्मक इतिहास है। यानी कि इन्होंने, आगे हम देखेंगे कि शुक्ल जी के धारणाओं को भी रखा है, विधेयात्मक पद्धति भी ली है या प्रत्यक्षवादी पद्धति भी ली है, वहीं पे परंपरावादी पद्धति भी ली है। तो इन दोनों का कहीं ना कहीं समन्वय किया है रामस्वरूप चतुर्वेदी जी ने, और साथ में इतिहासकारों के व्यक्तित्व को भी लिया है। तो इन तीनों चीजों का समन्वय किया है रामस्वरूप चतुर्वेदी जी ने। तो ये जो इतिहास ग्रंथ है हिंदी साहित्य संवेदना और विकास, जो इनका रामस्वरूप चतुर्वेदी जी का इतिहास है, ये समन्वयात्मक इतिहास है। आगे देखते हैं, इन्होंने अपने इतिहास दर्शन में 3 तथ्यों का उपयोग किया है। इतिहास दर्शन कहें या इतिहास ग्रंथ कहें, या इतिहास में जो इनकी दृष्टि है, रामस्वरूप चतुर्वेदी जी की जो दृष्टि है, उसमें इन्होंने 3 तथ्यों का उपयोग किया है। पहला है विधेयवादी या प्रत्यक्षवादी पद्धति, या कहें दर्शन। विधेयवादी या प्रत्यक्षवादी जो दर्शन इन्होंने लिया है या जो तथ्य लिया है, ये इन्होंने शुक्ल जी के अनुकरण पर, यानी कि शुक्ल जी के इतिहास के अनुरूप लिया है। जैसा कि इन्होंने देखा है, विधेयवादी पद्धति या प्रत्यक्षवादी पद्धति जो शुक्ल जी ने अपने इतिहास में प्रयोग की है, उसी को इन्होंने भी प्रयोग किया है शुक्ल जी के इतिहास के अनुसार। दूसरी जो इन्होंने ली है वो ली है परंपरावादी जो तथ्य है या दर्शन है। परंपरावादी पद्धति ये इन्होंने हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के अनुकरण पर ली है। यानी कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के इतिहास को पढ़कर ही इन्होंने समझा है कि परंपरावादी पद्धति क्या है और कैसे उसका अपने इतिहास में इनको समन्वय करना था और इन्होंने समन्वय किया। आगे है तीसरी, साहित्यकार के व्यक्तित्व, यानी कि जो रचनाकार हैं उनके व्यक्तित्व को भी इन्होंने समाहित किया है अपने इतिहास ग्रंथ में। तो इस तरह इनका जो ये तीनों पद्धति है, इनके अनुसार कहा जाता है कि समन्वयात्मक इतिहास है रामस्वरूप चतुर्वेदी जी का। आगे है कि बिहारी को इन्होंने, यानी कि बिहारी को रामस्वरूप चतुर्वेदी जी ने अद्भुत समाहार क्षमता वाला कवि कहा है। अद्भुत समाहार क्षमता वाला कवि कहा है। प्रश्न बन सकता है, बिहारी को अद्भुत समाहार क्षमता वाला कवि किसने कहा है? तो रामस्वरूप चतुर्वेदी जी ने कहा है। अगली परिभाषा है कि संसार को समझना दर्शन का काम है। संसार को समझना कि संसार के व्यक्तियों की जो मनोवृत्ति है वो किस ओर जा रही है, ये दर्शन का विषय हो जाता है। तो यहीं पर है कि संसार को समझना दर्शन का काम है, उसे बदलना। और जैसे ही होता है ना कि एक प्रवृत्ति हो जाती है, सभी मनुष्यों की एक ओर को झुकाव जब हो जाता है, उसको जो बदलता है, जो भी बदलता है वो राजनीतिक परिवर्तन होता है। जैसे कि आपने देखा होगा जो क्रांतियां या जो इतिहास में हमारी क्रांतियां हुई हैं, उनका जब भी परिवर्तन हुआ है वो राजनीति के कारण ही उनका परिवर्तन हुआ है। तो समाज को जब बदला है, जब भी समाज को बदला गया है वो राजनीति ने बदला है। तो उसे बदलना राजनीति का और उसकी पुनर्रचना साहित्य का दायित्व है। समाज में क्या घटा है, किस तरह के व्यक्तियों की मनोवृत्ति चल रही है, ये काम इतिहास का है, दर्शन का काम है इसको समझना। और मनुष्य की जो मतलब एक ओर को प्रवृत्ति है या एक ओर को झुकाव है, या जो समाज चल रहा है एक दिशा में, उसको बदलने का जो काम करती है राजनीति करती है। और उसको, उन मनुष्यों की प्रवृत्ति को जो लिखने का या दोहराने का काम या उनकी पुनः रचना करने का काम जो करता है,
वो साहित्य करता है, क्योंकि साहित्य लिखा जाता है। तो ये जो तथ्य है ये रामस्वरूप चतुर्वेदी जी का ही तथ्य है। अगला तथ्य देखते हैं। आचार्य शुक्ल ने अपने इतिहास के आमुख में जनता की चित्तवृत्ति के परिवर्तन की बात कही थी। ये कथन भी रामस्वरूप चतुर्वेदी जी का है। यहां पर प्रश्न कैसे बनेगा आप समझिए कि जनता की चित्तवृत्ति के परिवर्तन की बात आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने इतिहास के आमुख में कही है। ये कथन किस इतिहासकार का है या किस आलोचक का है? तो ये रामस्वरूप चतुर्वेदी जी का है। या सीधे सीधे प्रश्न दे देगा, आचार्य शुक्ल ने अपने इतिहास के आमुख में जनता की चित्तवृत्ति के परिवर्तन की बात कही थी। ये कथन किसका है? और विकल्प में आपको भ्रमित करने के लिए रामचंद्र शुक्ल जी अवश्य रखेंगे, क्योंकि आपको पता है कि जनता की चित्तवृत्ति, जहां पे आप ये तथ्य देखते हो आप समझ जाते हो कि जनता की चित्तवृत्ति से संबंधित जो तथ्य है वो तो रामचंद्र शुक्ल जी ने ही दिया है, और आप फिर रामस्वरूप चतुर्वेदी जी को हम पढ़ेंगे भी नहीं और सीधा सीधा शुक्ल जी को लगा देंगे, और जहां पे प्रश्न हमारा गलत हो जाएगा। आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए देखते हैं। देखिए जितने भी कथन हैं ये रामस्वरूप चतुर्वेदी जी के इतिहास से हैं, क्योंकि कई बार जब इतिहास पढ़ा है तो पता चल जाता है, या जब हम पेपर सॉल्व कर रहे होते हैं तो हमें पता चल जाता है कि पेपर कहां से बन रहे हैं नए नए। इसीलिए मुझे पता है कि पेपर के पैटर्न आगे क्या बढ़ने वाले हैं, कहां से प्रश्न बनेंगे और किस तरह से पढ़ना है। चलिए चलते हैं, अगला कथन देखते हैं। एक और कथन है रामस्वरूप चतुर्वेदी जी का। ये कथन है, कवियों का काम यदि दुनिया में ईश्वर के कामों को न्यायोचित ठहराना है तो साहित्य के इतिहासकार का काम है कवि के कामों को साहित्य इतिहास की विकास प्रक्रिया में न्यायोचित दिखा सकना। और ये भी जो आपका कथन है ये भी डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी जी का है। डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी देखिए क्या कह रहे हैं। रामस्वरूप चतुर्वेदी जी कह रहे हैं कि कवियों का काम यदि दुनिया में ईश्वर के कामों को न्यायोचित ठहराना है। यहां पर जो इन्होंने कहा है कि कवियों का काम यदि दुनिया में ईश्वर के कामों को न्यायोचित ठहराना है, यानी कि भक्ति काल के संबंध से इन्होंने तथ्य उठाया है, तो साहित्य के इतिहासकार का काम है कवि के कामों को साहित्य इतिहास की विकास प्रक्रिया में न्यायोचित दिखा सकना। यानी कि अगर कवि का काम है कि वो ईश्वर के कार्यों को मतलब दिखा रहा है कि ईश्वर ने ये कार्य किए हैं, या उनके कामों को ईश्वर के जो कार्य हैं उनको न्याय के रूप में दिखा रहा है साहित्य के माध्यम से, तो एक इतिहासकार का मतलब है कि वो साहित्य में उन कवियों का जो काम है, कर्म है, उसको दिखाए। ये कथन
रामस्वरूप चतुर्वेदी जी का है, बहुत महत्वपूर्ण है, इसीलिए ये यहाँ दिया गया है। आप स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद चलते हैं आगे। चलिए आगे देखते हैं। आगे हम बात करेंगे नागरी प्रचारणी सभा काशी से जो आपका इतिहास ग्रंथ निकला था, हिंदी साहित्य का बृहत इतिहास, 18 भाषाओं 16 खंडों में जिसका प्रकाशन हुआ है, और ये भी संपादित ही है। इसके विषय में जानेंगे और इसमें से कैसे प्रश्न बनेंगे, नवीन प्रश्न, वो भी जानने का प्रयास करेंगे। तो देखते हैं 12वें नंबर पर हिंदी साहित्य का बृहत इतिहास। हिंदी साहित्य का बृहत इतिहास, बृहत इतिहास, और इसका जो प्रकाशन हुआ है नागरी प्रचारणी सभा काशी से हुआ है। देखते हैं प्रकाशन, क्योंकि अलग अलग खंडों का प्रकाशन अलग अलग हुआ है, इसीलिए कोई एक प्रकाशन हम इसमें नहीं देंगे। प्रकाशन जो हुआ है इसका नागरी प्रचारणी सभा काशी से इसका प्रकाशन हुआ है। और हम बता दें काशी नागरी प्रचारणी सभा काशी की जो स्थापना हुई थी 1893 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। आगे जब हम चलेंगे तब देखेंगे नागरी प्रचारणी सभा काशी की स्थापना के जो बाकी के तथ्य रहेंगे उनको आगे साझा करेंगे, अभी इतना ही समझ लेते हैं। आगे है यह इतिहास ग्रंथ यह इतिहास ग्रंथ 16 खंडों में प्रकाशित हुआ है। 16 खंडों में प्रकाशित हुआ है, जबकि इसके प्रकाशन की योजना इसके प्रकाशन की योजना 18 खंडों में बनाई गई थी। 18 खंडों में बनाई गई थी। महत्वपूर्ण हो जाता है, कई बार प्रश्न हो सकता है बन भी जाए कि हिंदी साहित्य का बृहत इतिहास की जो योजना बनाई गई थी प्रकाशित करने की, वो कितने खंडों में थी। तो 16 खंडों में इसको प्रकाशित करने की योजना बनाई गई थी, लेकिन जो प्रकाशित हुआ था ये 16 खंडों में ही प्रकाशित हुआ था। आगे देखते हैं प्रमुख खंड। इतिहास के प्रमुख खंड देखते हैं, निम्न है। पहले देखते हैं हिंदी साहित्य की पीठिका। हिंदी, ये इस क्रम से है, आप भी इसको क्रम से ही लिखिएगा। हिंदी साहित्य की पीठिका, हिंदी साहित्य की पीठिका, इसकी जो संपादक हैं वो संपादक हैं डॉक्टर राजवली पांडे। डॉक्टर राजवली पांडे इसके संपादक। जो दूसरा भाग है, दूसरा खंड है इसका, हम इसी तरह लिख रहे हैं दूसरा खंड। दूसरा खंड है हिंदी भाषा का विकास। हिंदी भाषा का विकास, हिंदी भाषा का विकास, और इसके जो संपादक हैं डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा। डॉक्टर
धीरेन्द्र वर्मा इसके संपादक हैं। अगला है तीसरा आदिकाल। आदिकाल और इसके जो संपादक हैं, इसके संपादक है वासुदेव सिंह। वासुदेव सिंह व पंडित करुणापति त्रिपाठी। करुणापति त्रिपाठी जी हैं। अगला देखते हैं भक्ति काल, चौथे नंबर पर है भक्ति काल। भक्ति काल यानी कि निर्गुण भक्ति। भक्ति काल यानी कि निर्गुण भक्ति। और निर्गुण भक्ति के जो संपादक हैं परशुराम चतुर्वेदी। परशुराम चतुर्वेदी जी इसके संपादक हैं। आगे है पांचवें खंड के। पांचवें खंड है भक्ति काल सगुण भक्ति। भक्ति काल यानी कि सगुण भक्ति। सगुण भक्ति इसके संपादक हैं देवेंद्र नाथ शर्मा। देवेंद्र नाथ शर्मा व विजेंद्र स्नातक। विजेंद्र स्नातक व विजेंद्र नाथ स्नातक। स्नातक इनका उपनाम है। आगे देखते हैं छठे नंबर को रीति काल। रीतिकाल। रीतिकाल में है रीतिबद्ध। और रीतिबद्ध का जो है इसका संपादन किया है आपके डॉक्टर नगेंद्र जी ने। डॉक्टर नगेंद्र जी का काम रीति काव्य पे बहुत अच्छा है, क्योंकि इन्होंने डॉक्टरेट की उपाधि भी रीति काव्य पे ही ली है। आगे है सातवें नंबर पे रीतिकाल यानी कि रीति मुक्त। रीतिकाल यानी कि रीति मुक्त। रीति मुक्त जो खंड है इसका संपादन किया है डॉक्टर भगीरथ मिश्र जी ने। डॉक्टर भगीरथ मिश्र जी ने इसका संपादन किया है। अगला है आठवां। आठवां जो खंड है यह है हिंदी साहित्य का अभ्युत्थान। हिंदी साहित्य का अभ्युत्थान। हिंदी साहित्य का अभ्युत्थान। हिंदी साहित्य का अभ्युत्थान इसका जो नाम है वो है भारतेंदु युग। भारतेंदु युग। और भारतेंदु युग का जो समय है यह है संवत 1900 से 1950 विक्रम तक। और इसके जो संपादक हैं डॉक्टर विनय मोहन शर्मा हैं। इसके संपादक हैं डॉक्टर विनय मोहन शर्मा। डॉक्टर विनय मोहन शर्मा। चलिए देखते हैं हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास। ये भी एक संपादित है। इसको संपादन किया है इसका नागरी प्रचारणी सभा काशी से इसका संपादन हुआ है। बृहद इतिहास है। अधिक से अधिक जो प्रामाणिक तथ्य हैं वो इसी इतिहास ग्रंथ में संकलित हैं। पहले इसकी योजना बनाई गई थी कि इसको 18 खंडों और 18 भाषाओं में इसको प्रकाशित करवाना है। लेकिन हुआ क्या, जैसे जैसे इसका काम आगे बढ़ा वैसे वैसे इसके 16 ही खंड बन पाए। और जब 16 खंड बन पाए तो इसका जो प्रकाशन हुआ वो 16 ही खंडों में हुआ। और ये सही है
कि इसकी जो भाषाओं में है ये 18 भाषाओं और 16 खंडों में है, जबकि पहले 18 भाषाओं और 18 खंडों में प्रकाशित होने की बात हुई थी। ये महत्वपूर्ण तथ्य है। यह इतिहास ग्रंथ 16 खंडों में प्रकाशित है। महत्वपूर्ण है, कई बार प्रश्न बन चुका है और कई बार कई तरह के प्रश्नों में विवाद भी हो जाता है, लेकिन इसमें जो है ये 16 खंडों में ही प्रकाशित हुआ है, जबकि योजना बनी थी 18 खंडों में प्रकाशित होने की, लेकिन जब बाद में पूर्ण रूप से ये तैयार होकर जब निकला तो 16 ही खंड इसके थे। और जबकि इसके प्रकाशन की जो योजना बनाई गई थी वो 18 खंडों में प्रकाशित करने की योजना बनाई गई थी, हुआ 16 में ही है। जबकि 18 भाषाओं में है, कहीं कहीं ये मिलता है कि ये जो कितनी भाषाओं में प्रकाशित हुआ है, तो ये 18 भाषाओं में और 16 खंडों में प्रकाशित हुआ है। आगे है इतिहास के प्रमुख खंड निम्नलिखित हैं। जो 16 खंड है, हम 16 के 16 खंड पढ़ेंगे, क्योंकि YouTube पे क्या है ना कि जो हमारी ये वीडियो है ये वहां तक जा रही है जहां तक किताबों का अभाव है। इसीलिए मैं बार बार आपसे कह रही हूं कि आप जितना अधिक से अधिक हो सके व्हाट्सएप पे स्टेटस लगा के, फेसबुक पे शेयर करके, जितना हो सके आप शेयर कीजिए। हो सकता है कि किसी एक की सफलता इंतजार कर रही हो तैयारी के लिए इस वीडियो का, तो जितना हो ज्यादा से ज्यादा पहुंचाइए। व्हाट्सएप पे स्टेटस लगा के, फेसबुक पे उस पे टाइमलाइन पे शेयर करके, जितना हो आप अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। जो ग्रुप आपके पास हो आप उनमें शेयर कीजिए, ताकि जिस जरूरतमंद तक ये वीडियो पहुंचनी चाहिए उस तक पहुंच जाए। तो जैसे किताबों का अभाव होता है तो नहीं ये तथ्य पढ़ पाते हैं, और यहाँ से जब प्रश्न बन जाते हैं तो फिर बाहर हो जाते हैं। तो देखते हैं इतिहास के प्रमुख खंड निम्न हैं। जो 16 खंड हैं उन 16 खंडों का विवेचन हम कर रहे हैं, बहुत बारीकी से हम आपको लेके चल रहे हैं। पहला है हिंदी साहित्य की पीठिका। ये जो हिंदी साहित्य का वृहद इतिहास है, इसका जो पहला अध्याय कहें या पहला खंड कहें वो है हिंदी साहित्य की पीठिका। और इसका जो यहाँ पर ये जो सारे लोग रहेंगे इधर की साइड, ये सारे संपादक रहेंगे। आपको ध्यान रखना है ये सारे संपादक हैं। तो पहले जो है हिंदी साहित्य की पीठिका, इसके जो संपादक हैं वो डॉक्टर राजवली पांडे जी हैं। डॉक्टर राजवली पांडे जी ने इस बृहद इतिहास में हिंदी साहित्य की पीठिका लिखने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। दूसरा खंड है हिंदी भाषा का विकास। हिंदी भाषा के विकास पे जो अच्छा काम किया है इसमें, वो डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा जी ने किया है। इस दूसरे खंड के जो संपादक हैं वो डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा जी हैं। तीसरा है आदिकाल। आदिकाल को जो लिखा है वो दो लोगों ने लिखा है, आपके वासुदेव सिंह व पंडित करुणापति त्रिपाठी जी ने। वासुदेव सिंह व पंडित करुणापति त्रिपाठी जी ने आदिकाल खंड को लिखा है, जो तीसरा खंड है। चौथे खंड की बात करते हैं। चौथे खंड में आपका भक्ति काल, यानी कि निर्गुण भक्ति जो संप्रदाय है आपका, या निर्गुण भक्ति जो शाखा है, उस पे जो काम किया है आपके परशुराम चतुर्वेदी जी ने किया है। तो इसके जो संपादक हैं, भक्ति काल निर्गुण भक्ति जो आपका चौथा खंड है, इसके संपादक परशुराम चतुर्वेदी जी हैं। पांचवा खंड है भक्ति काल सगुण भक्ति। इसके जो संपादक हैं वो दो लोग हैं, देवेंद्रनाथ शर्मा व विजेंद्रनाथ स्नातक। इन दो लोगों ने सगुण भक्ति यानी कि भक्ति काल की सगुण भक्ति 5वें खंड के संपादक थे ये। छठे जो खंड है, छठे खंड का नाम है रीतिकाल। रीतिकाल में भी रीतिबद्ध, इसका जो संपादन किया है वो डॉक्टर नगेंद्र जी ने किया है। सातवां है आपका रीतिकाल। रीतिकाल में भी रीति मुक्त, और इसका जो संपादन किया है वो डॉक्टर भगीरथ मिश्र जी ने किया है। आठवां है हिंदी साहित्य का अभ्युत्थान। अभ्युत्थान में चलेगा आपका भारतेंदु द्विवेदी आगे। तो इसमें जो हिंदी साहित्य का अभ्युत्थान में भी भारतेंदु युग का जो संपादन किया है, भारतेंदु युग का समय नागरी प्रचारणी सभा ने जो नागरी प्रचारणी सभा के अनुसार जो हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास है इसमें जो माना गया है, संवत 1900 से 1950 विक्रम तक माना गया है। और इसका जो संपादन किया है डॉक्टर विनय मोहन शर्मा जी ने किया है। तो ये खंड थे। अभी तक हमने 8 खंड देखी हैं, अभी 8 खंड हम फिर देखेंगे। आप स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए बढ़ते हैं आगे। देखिए, आप साथ के साथ भी अगर नोट्स बना के चल रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है,
क्योंकि ये तथ्य जिनके पास किताबों का अभाव है, सभी किताबें जो प्रामाणिक किताबें हैं जहां से प्रश्न बनते हैं, वो सारे प्रश्न यहाँ आपको प्रश्न का फॉर्मेट देने का उद्देश्य इतना ही है कि कैसे प्रश्न बन सकता है। चलिए आगे चलते हैं। नवे खंड पे हम पहुंचते हैं। नवा खंड है हमारा बृहद इतिहास का। नवा खंड है द्विवेदी काल। जो अभ्युत्थान था उसमें द्विवेदी काल, और द्विवेदी काल का जो समय है संवत 1950 से आपका 1975 विक्रम तक है। और इसका जो संपादन किया है पंडित सुधाकर पांडे जी ने। पंडित सुधाकर पांडे। वीडियो बड़ी हो जाए तो भी लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि एक एक तथ्य बहुत महत्वपूर्ण है। 10वां है उत्कर्ष काल। उत्कर्ष काल, और उत्कर्ष काल में भी हम बात कर रहे हैं यहाँ पे। जो 10वां खंड है काव्य, काव्य का इसका जो समय है संवत 1975 से 1995 विक्रम तक। 1995 विक्रम तक। और इसके जो संपादक हैं डॉक्टर नगेंद्र जी इसके संपादक हैं। 11वां है आपका उत्कर्ष काल। उत्कर्ष काल, और इसमें जो खंड आएगा आपका वो नाटक खंड आ जाएगा। इसका भी समय संवत 1975 से 1995 विक्रम तक रहेगा। और इसके जो संपादक हैं सावित्री सिंह व दशरथ ओझा इसके संपादक हैं। चलते हैं 12वें नंबर पर। 12वां जो खंड है, 12वां खंड है कथा साहित्य। कथा साहित्य में दो चीज आती हैं, कहानी और उपन्यास। कथा साहित्य में है, कथा साहित्य का समय है संवत 1975 से 1995। कथा साहित्य का भी जो समय है 1975 से 1995 विक्रम तक है। और इसकी जो संपादक हैं वो है डॉक्टर निर्मला जैन। डॉक्टर निर्मला जैन जी हैं। डॉक्टर निर्मला जैन जी हैं। आगे है 13वां जो खंड है, 13वां खंड है समालोचना। 13वां खंड है समालोचना। निबंध और समालोचना, निबंध और पत्रकारिता। निबंध, समालोचना और पत्रकारिता। इसका भी समय संवत 1975 से 1995 विक्रम तक है। और इसके जो संपादक हैं लक्ष्मी नारायण सुधांशु। लक्ष्मी नारायण सुधांशु हैं। 40 नंबर जो 14वां खंड है, देखते हैं क्या है। अद्यतन काल। अद्यतन काल, इसमें भी समय है, इसका जो समय है संवत 1995 से 2017 विक्रम तक है। और इसके जो संपादक हैं डॉक्टर हरवंश लाल शर्मा। डॉक्टर हरवंश लाल शर्मा व डॉक्टर कैलाश चंद्र भाटिया। डॉक्टर कैलाश चंद भाटिया। इसके बाद है 15 नंबर पे।
15 है आपका आंतर भारतीय हिंदी साहित्य। आंतर भारतीय हिंदी साहित्य। आंतर भारतीय हिंदी साहित्य। डॉक्टर नगेंद्र संपादक हैं इसके, डॉक्टर नगेंद्र व राहुल सांकृत्यायन। राहुल सांकृत्यायन। चलिए चलते हैं 16वें नंबर पर। 16वां है आपका हिंदी का लोक साहित्य। हिंदी का लोक साहित्य। हिंदी का लोक साहित्य, इसके संपादक हैं डॉक्टर कृष्णदेव उपाध्याय। डॉक्टर कृष्णदेव उपाध्याय। ये थे आपके पूरे के पूरे 16 खंड। महत्वपूर्ण, हमने आपको पूरे के पूरे 16 खंड लिखाए हैं। जानते हैं आगे 9वां खंड द्विवेदी काल। द्विवेदी काल का जो काशी नागरी प्रचारणी सभा के इतिहास ग्रंथ में माना गया है संवत 1950 से 1975 विक्रम तक, और इसके जो संपादक हैं पंडित सुधाकर पांडे जी हैं। पंडित सुधाकर पांडे ने हिंदी साहित्य के वृद्ध इतिहास के किस भाग का या किस खंड का संपादन किया है, तो द्विवेदी काल का किया है। 10वां है उत्कर्ष काल। उत्कर्ष काल में भी काव्य का जो समय माना गया है वो संवत 1975 से 1995 विक्रम तक माना गया है। इसका जो संपादन किया है वो डॉक्टर नगेंद्र जी ने किया है। इसके बाद चलते हैं 11वें खंड पे। 11वें खंड का नाम है उत्कर्ष काल। उत्कर्ष काल में भी जो दूसरा खंड है नाटक। नाटक का समय विक्रम संवत 1975 से 1995 विक्रम तक, और इसका जो संपादन किया है सावित्री सिंह व दशरथ ओझा ने किया है। इसके बाद चलते हैं 12वें नंबर पर। 12वें खंड का जो संपादन किया है वो किया है डॉक्टर निर्मला जैन ने। कथा साहित्य। कथा साहित्य में आपकी दो चीज आती है, कहानी और उपन्यास को कथा साहित्य बोला जाता है। इसमें जो संवत 1975 से 1995 विक्रम तक इसका भी समय रहा है, और इसके संपादक डॉक्टर निर्मला जैन जी हैं। कथा साहित्य भाग का जो 12वां खंड है उसका संपादन डॉक्टर निर्मला जैन जी ने किया है। अगला है 13वां खंड समालोचना, निबंध और पत्रकारिता। समालोचना, निबंध और पत्रकारिता का जो समय है संवत 1975 से 1995 ही है। संवत 1975 से 1995 विक्रम तक ही है, और इसका संपादन किया है लक्ष्मी नारायण सुधांशु जी ने। महत्वपूर्ण जैसे प्रश्न बनेंगे अभी बताएंगे हम आपको। जो 14वां खंड है इसका जो नाम है अद्यतन काल। अद्यतन काल का समय संवत 1995 से 2017 विक्रम तक है। इसका संपादन किया है डॉक्टर हरवंश लाल शर्मा व डॉक्टर कैलाश चंद्र भाटिया जी ने। 15वां खंड है। 15वें खंड का नाम है आंतर भारतीय हिंदी साहित्य। आंतर भारतीय हिंदी साहित्य, इसका संपादन भी किया है डॉक्टर नगेंद्र और राहुल सांकृत्यायन जी ने। 16वां और अंतिम जो खंड है नागरी प्रचारणी सभा द्वारा प्रकाशित इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का बृहत इतिहास जो 16वां खंड है उसका नाम है हिंदी का लोक साहित्य। हिंदी का लोक साहित्य, इसके संपादक हैं डॉक्टर कृष्णदेव उपाध्याय जी। अब देखते हैं यहाँ पर प्रश्न कैसे बनता है। यहाँ पर प्रश्न बनेगा आपका कि डॉक्टर नगेंद्र ने किसका संपादन नहीं किया है, क्योंकि डॉक्टर यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको पढ़ते हुए अपनी दृष्टि को इतनी आगे बढ़ानी है। मेरे साथ साथ आप चलिए, आपकी दृष्टि बहुत आगे हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जब आप पढ़ेंगे आपको जहां पे 2 या 3 या 4 विकल्प एक से रिलेटेड मिल रहे हैं तो वहां पे आपको समझ जाना चाहिए कि यहां से संभवतः प्रश्न बन सकता है। देखिए कैसे, क्योंकि अभी हमने देखा था कि रीतिकाल, अभी हमने देखा था रीतिकाल। रीतिकाल में हमने देखा था रीतिबद्ध। रीतिबद्ध का जो प्रकाशन किया था वो नगेंद्र ने किया है।
साथ में आप इसको देखिए उत्कर्ष काल वाले को, और आप इसको देखिए आंतर भारतीय हिंदी साहित्य। अब यहां प्रश्न कैसे बनेगा, आपको दे देगा डॉक्टर नगेंद्र ने निम्नलिखित में से किसका संपादन नहीं किया है। ठीक है, तो आपका हो जाएगा रीतिकाल रीतिबद्ध, उत्कर्ष काल काव्य और आंतर भारतीय हिंदी साहित्य। ये तीनों तो आपको हुबहू मिलेंगे ही विकल्प में, लेकिन हो सकता है कोई और विकल्प उठा दे, आदतन काल या द्विवेदी काल या रीतिबद्ध की जगह रीतिमुक्त भी कर सकते हैं, जबकि रीतिमुक्त का इन्होंने संपादन नहीं किया है। तो यहां पर इस तरह से प्रश्न बनेंगे, अगर बनेंगे तब। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। कितने खंड हैं? 16 खंडों में प्रकाशित है। किस खंड का किसने संपादन किया है, ये भी आपको पता चल गया है। कितनी भाषाओं में है? 18 भाषाओं में। प्रस्तावित कितने खंडों में होने के लिए हुआ था? 18 खंडों में प्रकाशित होने की बात हुई थी। जो प्रस्ताव पारित हुआ था या इन्होंने सोचा था, लेकिन योजना जो बनाई थी 18 की, लेकिन हुआ 16 में था। ये था। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर देखते हैं कुछ और इतिहासकार थोड़ा। अच्छा चलिए, एक इतिहासकार और देख लेते हैं छोटे से, डॉक्टर बच्चन सिंह को। इसके बाद जो बाकी के इतिहासकार और उनके इतिहास बचे हैं वो अगली वीडियोस में कोशिश रहेगी कि कवर हो जाएंगे। उसके बाद में पीडीएफ में आपकी प्रश्नोत्तरी हो जाएगी, जो महत्वपूर्ण थे वो उनसे हम फ्री हो लिए हैं। आगे बढ़ चलते हैं, देखते हैं डॉक्टर बच्चन सिंह अगले इतिहासकार हैं। डॉक्टर बच्चन सिंह, डॉक्टर बच्चन सिंह, इनका जो पहला इतिहास है वो है आपका हिंदी साहित्य, आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास। आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास बहुत महत्वपूर्ण है, पढ़ने योग्य है, आप पढ़िएगा जरूर अगर आपको समय मिलता है परीक्षाओं से पहले। तो आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास ये है 1994 ईस्वी। इसके बाद इनका दूसरा इतिहास है, नाम ही है हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, यह भी बहुत महत्वपूर्ण है। शुक्ल जी के बाद, रामस्वरूप चतुर्वेदी जी के बाद अगर कोई इतिहास पढ़ने योग्य है तो यही है हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास। डॉक्टर नगेंद्र से पहले भी आपको ये पढ़ लेना चाहिए। यह है 1996 ईस्वी। इसके बाद में देख लेते हैं इनके विषय में थोड़े से कथन, बहुत ज्यादा नहीं है। कथन है, आरंभ में ही कह दूं कि, आरंभ में ही कह दूं कि ना तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के, कि न तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास को लेकर, शुक्ल के इतिहास को लेकर दूसरा नया इतिहास लिखा जा सकता है, और न उसे छोड़कर, ये जो कथन है, ये कथन है डॉक्टर बच्चन सिंह, डॉक्टर बच्चन सिंह का कथन है, बहुत महत्वपूर्ण है। अगला एक और कथन देखते हैं, नए इतिहास के लिए देखिए मार्कर भी बोल गया है, मना कर रहा है। अब नए इतिहास के लिए शुक्ल जी का इतिहास एक चुनौती है।
शुक्ल जी का इतिहास एक चुनौती है। एक चुनौती है। जो कथन है ये भी डॉक्टर बच्चन सिंह जी का कथन है। डॉक्टर बच्चन सिंह कह रहे हैं कि इनका जो इतिहास है वो भी आगे के इतिहासकारों के लिए एक चुनौती है। अगला एक और कथन देख लेते हैं। मार्कर तो मना कर रहा है। साहित्य के इतिहास को साहित्य के इतिहास को साहित्यिक बनाए रखना साहित्यिक बनाए रखना इतिहासकार का केंद्रीय धर्म है। इतिहासकार का केंद्रीय धर्म है। ये कथन भी डॉक्टर बच्चन सिंह जी का है। ये थे आज तक का इतना ही। देखते हैं डॉक्टर बच्चन सिंह को। डॉक्टर बच्चन सिंह का पहला इतिहास है आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास। इसका जो समय है 1994 ईस्वी है, यानी कि 1994। इतिहास ग्रंथ जो गद्य साहित्य है, आप जो नाटक, कहानी, उपन्यास जब पढ़ते हैं उसकी दृष्टि से यह इतिहास ग्रंथ बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें बहुत अच्छे तथ्यों का संकलन किया है। इसकी एक एक लाइन से भी प्रश्न बने हुए हैं। दूसरा है हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास 1996 ईस्वी। और ये समय 1996 ईस्वी ये वो है जब रामस्वरूप चतुर्वेदी जी को भी व्यास सम्मान मिला था 1996 में। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास शुक्ल जी के इतिहास के बाद और रामस्वरूप चतुर्वेदी जी के इतिहास के बाद अगर काव्य के क्षेत्र के लिए कोई इतिहास आपको पढ़ना है परीक्षा उपयोगी, तो ये है आपका बच्चन सिंह का दूसरा इतिहास। बच्चन सिंह के दोनों इतिहास पढ़ने योग्य हैं और परीक्षा उपयोगी दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ते हैं, कथन देखते हैं। आरंभ में ही कह दूं कि ना तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास को लेकर दूसरा नया इतिहास लिखा जा सकता है और ना उसे छोड़कर। ये कथन डॉक्टर बच्चन सिंह ने कहा है। डॉक्टर बच्चन सिंह के कहने का जो उद्देश्य है वो ये है कि जो रामचंद्र शुक्ल जी का इतिहास है वो आगे के इतिहासकारों को, यानी कि शुक्ल जी से पहले जो इतिहास लिखे गए उनका कोई बहुत ज्यादा महत्व नहीं रहा था। कुछ इतिहास थे जैसे गिरियार्सन जी का हुआ, आपके मिश्र बंधुओं का हुआ, शिव सिंह सेंगर जी का भी अच्छा है, शिव सिंह सरोज, तासी जी का भी अच्छा है क्योंकि पहला प्रयास था उनका। लेकिन इसके बाद में जो पहला इतिहास ग्रंथ है जो मील का पत्थर साबित होता है इतिहासकारों में या इतिहास ग्रंथों में, वो रामचंद्र शुक्ल जी का इतिहास है, हिंदी साहित्य का इतिहास। बच्चन सिंह कह रहे हैं कि इस इतिहास को ना तो छोड़कर ही इतिहास लिखा जा सकता है और ना इसके आरंभ में ही कह दूं कि ना तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास को लेकर दूसरा नया इतिहास लिखा जा सकता है। सेम उनके जैसा इतिहास नहीं लिखा जा सकता है और इस इतिहास ग्रंथ को छोड़कर भी दूसरा इतिहास नहीं लिखा जा सकता है। क्यों? क्योंकि आधार ही रामचंद्र शुक्ल जी का इतिहास ग्रंथ है। दूसरा है नए इतिहास के लिए शुक्ल जी का इतिहास एक चुनौती है। ये कथन भी डॉक्टर बच्चन सिंह जी का है। बच्चन सिंह जी का कथन है कि नए जो इतिहासकार हैं उनके लिए एक चुनौतीपूर्ण है रामचंद्र शुक्ल जी का इतिहास। अगला है साहित्य के इतिहास को साहित्यिक बनाए रखना इतिहासकार का केंद्रीय धर्म है। साहित्य के इतिहास को साहित्यिक दृष्टि से महत्वपूर्ण बनाए रखना जो काम है या जो केंद्रीय है वो इतिहासकार का केंद्रीय धर्म है। ऐसा कहने वाले कौन है? डॉक्टर बच्चन सिंह। तो ये रहा आज का हमारा इतना ही, यहीं तक है। इसके बाद आगे जो चर्चा करेंगे हम, जो और इतिहास बचे हैं, जो महत्वपूर्ण इतिहास है, हम उनको ही कराएंगे। बहुत ज्यादा गौड़ इतिहासों में हम नहीं जाएंगे। कल बस हम सीरीज कराएंगे कौन सा इतिहास है, किस समय इसका प्रकाशन हुआ, कौन इसके इतिहासकार हैं, यही कराएंगे। और जो कुछ उनकी छोटी छोटी विशेषताएं होंगी वो भी बताते हुए चलेंगे। आगे एक बात हम बताएं, अगर आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप वीडियो देख रहे हैं, तो आपको जो वीडियो आपको दिख जाएगी बस आप उसी को देख पाएंगे।
तो बेहतर रहेगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, लाइक भी कीजिए। आपको जहां समझ में नहीं आ रहा है आप कमेंट कीजिए, क्लास आपको कैसी लग रही है, मेरा प्रयास कैसा है, डीएस एकेडमी क्या आपके लिए कर रहा है, आपको क्या सुविधाएं मिल रही हैं, तो ये सब भी आप कमेंट कीजिएगा। और चैनल को जब आप सब्सक्राइब कर लेंगे, वहां पर आप जाएंगे, जब डीएस एकेडमी को जब आप ओपन करेंगे, उसी में वीडियोस में जब आप जाएंगे तो वहां पे एक क्रम आपको देखने को मिलेगा। वीडियोस के बाद में यहाँ पे प्लेलिस्ट का जब आपको मिलेगा, तो प्लेलिस्ट में जब आप जाके देखेंगे तो फुल टीजीटी पीजीटी हिंदी फुल कोर्स जहां लिखा हुआ है, आप उस पर जब क्लिक करेंगे तो आपको नीचे से पहली, दूसरी, तीसरी इस तरीके से आपको क्लासेस मिलेंगी। आप शुरू से क्लास देखना शुरू करिएगा उस प्लेलिस्ट की क्लास नंबर 1 से, क्योंकि एक क्लास दूसरे से कनेक्ट होके चल रही है। अगर आप सोचें कि हम इस क्लास को आज देख लें या इससे पहले एक क्लास देख लें, हमारा काम चल जाएगा, ऐसे नहीं होगा, क्योंकि हमने पाठ्यक्रम को पहले समझाया है, उसके बाद में एक एक बिंदु को बहुत अच्छे से हम लेके चले हैं। जैसे कुछ कमेंट्स आ रही थी कि झारखंड की पीडीएफ या झारखंड का सिलेबस, तो देखिए किसी भी राज्य का सिलेबस हो, हिंदी साहित्य के इतिहास जो है हर सिलेबस में, चाहे डीएसएसबी हो, चाहे आरपीएससी की कोई परीक्षा हो, चाहे हरियाणा की हो, चाहे उत्तराखंड की हो, किसी भी राज्य की कोई भी परीक्षा हो, शिक्षा के क्षेत्र में जो भी परीक्षा होगी, आपकी टीजीटी, पीजीटी, नेट, जेआरएफ, असिस्टेंट प्रोफेसर, यहां तक की जो परीक्षाएं हैं, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, वर्ग 1, वर्ग 2, इस तरह की जो परीक्षाएं हैं, इन सब में हिंदी साहित्य, हिंदी वालों के लिए हिंदी साहित्य अनिवार्य रूप से पाठ्यक्रम में सम्मिलित है। हिंदी साहित्य का इतिहास, जो लेखन पद्धतियां, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल, कहानी, नाटक, निबंध, उपन्यास, ये सभी विधाएं शामिल हैं। तो आप एक क्रम से चलिए। कुछ रचनाएं किसी पाठ्यक्रम में विशेष निर्धारित हो जाती हैं, तो वो आप खुद से देखिएगा। हाँ, क्योंकि अभी हम पहले इसको ही कंप्लीट कराएंगे, हम दोनों तरफ नहीं भटकेंगे। हमारा हिंदी साहित्य का इतिहास चल रहा है, हम हिंदी साहित्य के इतिहास पर ही फोकस करके चल रहे हैं। आप इसको मजबूत कर लीजिए, आपका हिंदी ऑटोमेटिकली बहुत अच्छा तैयार हो जाएगा आप जब अंदर पढ़ेंगे तो ये थी अब तक की जो हमें लगा। आपके सुझाव हमें अच्छे लग रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा सुझाव भी दीजिएगा अपने जो आपको अच्छे लग रहे हैं। वीडियो कैसी लग रही है, लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए और सब्सक्राइब करके दूसरों तक भी इसको पहुंचाइए जितना आप पहुंचा सकते हो, ताकि जो डीएस एकेडमी का लक्ष्य है वो पूरा हो सके। अब मिलते हैं अगली वीडियोस में अगले इतिहासकारों के साथ और नए नए इतिहासों के साथ में। नमस्कार।